हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं में आगे देखेंगे अंतर संक्रमण तत्व अथवा एफ ब्लॉक का तत्व। तो एफ ब्लॉक के तत्वों का रसायन में जो आवर्त सारणी में एस, पी और डी ब्लॉक को ऊपर रखा गया है और एफ ब्लॉक के तत्वों को नीचे दो आवर्त में अलग से रखा गया है। तो ये जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं, संक्रमण श्रेणी के जो तत्व रहते हैं उसी के बीच से निकल करके नीचे रखा गया है, इसलिए इनको बोला जाता है अंतर संक्रमण तत्व। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखते हैं। तो ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में भरा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के भरने के आधार पे अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि ब्लॉक का निर्धारण होता था। जैसे एस ऑर्बिटल था तो उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में भराता था, पी वाले में अंतिम जो इलेक्ट्रॉन था पी कक्षक में भराता था, डी वाले में डी ऑर्बिटल में जाता था। और ये अब देख रहे हैं लास्ट वाला एफ ऑर्बिटल, तो इसमें क्या होगा, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन रहेगा वह एफ ऑर्बिटल में भरा जाता है। तो इसीलिए ये कहलाते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। और यह इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा से दो पहले वाले कक्षा में भरा जाता है। जैसे अंतिम ऑर्बिटल को हम लोग एन ऑर्बिटल बोलते हैं और डी वाले में क्या होता था, n-1d में भराता था। तो जो f वाला है ये किस में होगा, n-2f में भराएगा। जैसे n बराबर 6 है तो 4f में उसका इलेक्ट्रॉन भराएगा, क्योंकि 6 - 2 = 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे n बराबर 7 है तो उसका इलेक्ट्रॉन 5f में जाके भराएगा, क्योंकि 7 × 2 = 5f यहाँ पे आएगा। इसी कारण से इसमें जो 14 तत्व हैं कि उनको कहा जाता है अंतर संक्रमण तत्व, क्योंकि जो आउटर ऑर्बिटल है उसके अंदर वाले को अंतर बोलते हैं और उसके अंदर वाले को क्या बोलेंगे, अंतर। जैसे कि अंतिम कोष n वाले को बोलते हैं, n-1 को अंतर बोलते हैं और n-2 को क्या बोलेंगे, अंतर। इसीलिए इसको बोला जाता है अंतर संक्रमण तत्व। और एफ ब्लॉक के तत्वों को दो श्रेणी में रखा गया है। इसमें दीर्घ आवर्त सारणी जो है, आधुनिक रूप आवर्त सारणी का, उसके नीचे इनको लिखा जाता है। और इसमें 18 खड़े कॉलम जो ग्रुप है 18 वाले दीर्घ आवर्त सारणी में 32 कॉलम वाली बन जाती है। जो 18 ठो उसमें ग्रुप है, हर ग्रुप से एक एक करके उसको लिया गया है, तो 32 कॉलम वाली यह बनेगी। और अनावश्यक रूप से डी ऑर्बिटल तत्वों को भी 1 से 9 तक में बांटना पड़ जाता। इसलिए जो 4f लैंथेनम है, यहाँ देखो दीर्घ आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है। अगर इसको दीर्घ आवर्त सारणी के नीचे नहीं रखते तो क्या होता, 18 जो खड़े कॉलम वाला समूह था उसमें दीर्घ आवर्त सारणी 32 कॉलम वाला बनाना पड़ता। अगर इसको उसी के अंदर भर देते, जो आवर्त सारणी में एस, पी और डी है ना, उसी के अंदर इनको भी भरा जाता, तो क्या हो जाता, 18 कॉलम वाला जो बना है उसको 32 कॉलम वाला बनाना पड़ता। इसीलिए जो डी ऑर्बिटल हैं उनको भी 1 से 9 तक बांटना पड़ जाता। इन सब को देखते हुए क्या किया गया है, जो 4f श्रेणी है, 4f श्रेणी में क्या आएगा, लैंथेनम परमाणु क्रमांक 57 से शुरू होकर के यह कहाँ तक जाएगा, परमाणु क्रमांक 71 के ये जाता है ल्यूटेशियम तक, Lu तक। लैंथेनम से Ls कहाँ जाएगा, Lu तक जाता है, तो इसको बोला जाता है लैंथेनाइड श्रेणी। तो लैंथेनाइड श्रेणी में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है कहाँ जाएगा, 4f कक्षक में जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज। और 5f जो श्रेणी है वो एक्टेनाइड से शुरू होगा, 89 से परमाणु क्रमांक से, और यहाँ से शुरू होकर के ये परमाणु क्रमांक 103 तक जाता है, तो इसको बोला जाता है एक्टेनाइड। और जो एक्टेनाइड श्रेणी है उसमें इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल में भरेंगे। तो जो लैंथेनाइड सीरीज है उसको 4f सीरीज भी बोलते हैं। और इसमें सीरियम परमाणु क्रमांक 58 से ल्यूटेशियम परमाणु क्रमांक 71 तक के तत्वों को रखा गया है।
माने जो लेंथेनम है परमाणु क्रमांक 57, इसके बाद आता है सीरियम परमाणु क्रमांक 58, यहाँ से लेकर के ल्यूटेशियम परमाणु क्रमांक 71 तक को इसमें रखे हैं और 14 तत्वों को इसमें रखा गया है। तो एक समय इन तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व या रेयर अर्थ एलिमेंट कहा जाता था, किंतु अब ऐसे भी तत्वों की खोज हो गई है जो इनसे भी दुर्लभ हैं, अतः इन्हें दुर्लभ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि पहले जो था ये बहुत कठिनाई से मिलते थे लैंथेनाइट सीरीज के तत्व, इसलिए इनको दुर्लभ मृदा तत्व या रेयर अर्थ एलिमेंट कहते थे। लेकिन क्या हुआ है, अब वर्तमान में इससे ज़्यादा दुर्लभ तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसके कारण इनको दुर्लभ नहीं कहा जाता है और ये कहलाएंगे लैंथेनाइट सीरीज या फिर 4F सीरीज। अगला आता है एक्टेनाइट। तो जो F ब्लॉक के तत्व में दूसरी सीरीज है और रहते हैं 5F सीरीज, जिनको एक्टेनाइट सीरीज कहा जाता है। इसमें थोरियम परमाणु क्रमांक 90 और ये आएगा एक्टिनियम परमाणु क्रमांक 89 के जस्ट बाद आता है थोरियम परमाणु क्रमांक 90। यहाँ से लेकर के लारेसियम LW परमाणु क्रमांक 103, यहाँ तक के 14 तत्वों को इसमें रखा गया है। और जो आंतर संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लोग देखेंगे, ये हो गया एक्टेनाइट सीरीज, ये था लैंथेनाइट सीरीज। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो ये हो जाएगा N-2 F में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन भर सकता है, N-1 D में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन, अधिकतर 1 इलेक्ट्रॉन या बहुत सारे में 0 इलेक्ट्रॉन भी रहता है, और NS में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग जब भी लिखेंगे तो क्या भराएगा, जैसे ये 4F इसको बोल रहे हैं, तो N बराबर 4 है तो उसमें 4 का अक्षक रहेगा S, P, D और F। तो इसको इसी क्रम में लिखा जाता है। 4F को पहले लिखेंगे, फिर यहाँ पे आएगा 5D, उसके बाद आएगा 6S। यहाँ पे N बराबर 6 रहेगा तभी N-2 बराबर 4 होगा लेंथेनाइट के लिए, और N बराबर 7 होगा तो एक्टेनाइट के लिए क्या होगा, N-2 बराबर 5 होगा। तो यहाँ पे जो N-2 F माने कि ये लेंथेनाइट के लिए 4F होगा और एक्टेनाइट के लिए 5F। ये 4F होगा तो ये 5D होगा और ये 6S होगा। अगर ये 5F है तो ये 6D होगा और ये 7S रहेगा। तो इसको लिखते इसी क्रम में है, पहले F को, फिर D को, फिर S को। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे तो आफ-बाव के नियम अनुसार भराएगा। सबसे पहले S वाले में जाएगा, उसके बाद बचेगा वो किस में जाएगा, D में, उसके बाद बचा वो किस में आएगा, इसमें S वाले में पहले जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इसमें जाएगा, फिर D में जाएगा, उसके बाद आएगा इसमें। तो इस प्रकार से इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा N-2 F 1 से 14, N-1 D में 0 से 1 और NS में 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद आता है लेंथेनाइट। तो लेंथेनाइट को यहाँ डिटेल से बताया गया है। तो लेंथेनाइट के लिए N बराबर हो जाएगा 6, तभी N-2 बराबर होगा 4, और एक्टेनाइट के लिए N बराबर 7 रहेगा। और इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कई अपवादों के साथ देखने को मिलता है। तो अपवाद स्वरूप इसमें इसका कहीं कहीं पे पालन होगा, लेकिन कहीं कहीं पे इस रूल के अलावा भी दूसरे नियम से भरा जाता है, क्योंकि यह अपवाद स्वरूप इसको लिया गया है। तो लेंथेनाइट का सामान्य लक्षण में सबसे पहले दिया गया है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका जो है 5D और 4F के ऊर्जा का अंतर लगभग एक समान रहता है, क्योंकि 5D और 6S एक दूसरे के पास पास रहेंगे, जिसके कारण इसमें एनर्जी लेवल में जो डिफरेंस रहेगा वो बहुत कम रहता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन भरे जाने के समय यहाँ पे आफ-बाव का जो नियम है वह अनियमित प्रकार से दिखाई देता है। तो कहीं कहीं उटपटांग ढंग से इसमें अनियमित रूप से भराया जाता है इलेक्ट्रॉन, तो उसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो रूल के अकॉर्डिंग नहीं भरा रहता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को यहाँ पर दिया हुआ है। तो लेंथेनम परमाणु क्रमांक 57 के बाद सीरियम से स्टार्ट होता है लेंथेनाइट। तो ये सीरियम
उसके बाद प्रेसियोडाइमियम। तो इन सब नाम को याद करने से बहुत कठिन पड़ेगा, तो यहाँ से याद करना है LACEPRNDPMSMEUGD, उसके बाद TBDYHO और इधर आएगा ERTMYB और LU। तो यहाँ से LU तक रहता है लेंथेनाइड सीरीज। तो इसमें जो है सबके सामने उसका परमाणु क्रमांक दिया है, जैसे लेंथेनम का 57 है, सीरियम का हो जाएगा 58 और PR का रहेगा 59, ND का 60। तो ये उसका परमाणु क्रमांक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 57 को अगर भरेंगे तो 6s में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, तो यहाँ तक 55 इलेक्ट्रॉन होगा गिनने से। उसके बाद बचा हुआ 5D में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो ये D वाले में जा रहा है इसमें का इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको लेंथेनाइड में नहीं लेंगे, क्योंकि जो 4F है उसमें इलेक्ट्रॉन जाने पर ही इसको F ब्लॉक का तत्व माना जाता है। तो ये जो लेंथेनम है ये D ब्लॉक का तत्व हो जाएगा, क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D में गया है। उसके बाद होता है परमाणु क्रमांक 58। तो 6s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 5D में 1 रहता है इसका और 4F में 1 इलेक्ट्रॉन। 59 वाले में इसमें 2 जाएगा, उसके बाद जाएगा 4F में 3 इलेक्ट्रॉन और इसमें जो 6s है उसमें 2 रहेगा और 4F में 4 इलेक्ट्रॉन ND के लिए। तो इसको अलग से याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल के अनुसार कोई सा इसमें नहीं भरा रहता है। अगर M3+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे दिया हुआ है तो M3+ बोलेंगे, तो ये हो जाएगा Ce3+। तो इसमें जितना इलेक्ट्रॉन है वहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन ये दान कर देगा। तो 2 और 1 इन तीनों को, ये आउटर ऑर्बिटल है, तो इन तीनों को दान करके क्या बचेगा इसके पास 4F1 बचेगा। अगर इसके लिए 3+ देखेंगे तो यहाँ का 2 और यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, तो इसके 4F में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसके लिए अगर M3+ देखेंगे तो ये 2 और इसमें का 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और 4F में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बचता है। तो ये M3+ आयन के लिए इधर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरना है। उसके बाद इसमें अगला आगे दिया गया है ऑक्सीकरण अवस्था। तो यहाँ पे वही सब के लिए है, ER के लिए है। तो इसमें 4F में जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन और 6F में पहले भराता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और TM में इसमें 13 और जो YB है इसमें 14 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो जो F ब्लॉक का तत्व है इसमें 7 सब ऑर्बिटल पाए जाते हैं। तो 7 ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 7 ऑर्बिटल का 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन इसमें टोटल भराता है। तो 4F वाले में या फिर F ब्लॉक जिसमें भी रहेगा F ऑर्बिटल उसमें अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन ही भराया जाएगा। तो ये सब है M3+ के लिए और ये है परमाणु क्रमांक के लिए। तो इसको आप लोग देख लेना। उसके बाद यहाँ पे दूसरा दिया है ऑक्सीकरण अवस्था। तो जो ऑक्सीकरण अवस्था है इसमें अभी देख रहे हैं हम लोग लेंथेनाइड। तो लेंथेनाइड जो है सभी लेंथेनाइड +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, लेकिन कुछ जो लेंथेनाइड हैं +2 और +4 अवस्था में भी पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिसमें F0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की संभावना बनेगी, F7 की बनेगी या फिर F14 की। जैसे F0 रहेगा तो उसमें पूरा खाली रहेगा, F कक्षक वैकेंट रहेगा। F7 वाले में क्या होगा, F कक्षक अर्धपूरित विन्यास बनाएगा और F14 वाले में पूर्ण पूरित विन्यास बनाएगा। तो ये दोनों क्या हैं, ज़्यादा स्थायी अवस्था कहलाते हैं। F0, F7 और F14 ये सब स्थायी अवस्था वाले रहेंगे। और इन अवस्था को प्राप्त करने के लिए कहीं कहीं पे क्या हो जाएगा, +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी इसमें देखने को मिलेगी। तो जो सीरियम है इसका परमाणु क्रमांक 58 है। तो इसमें अगर देखो सीरियम में अगर +3 पाया जाता तो 2 और 1 3, ये तीनों दान हो जाते तो 1 इलेक्ट्रॉन बचता।
लेकिन अगर सीरियम में यहाँ पे +4 ऑक्सीकरण अवस्था पाया जा रहा है, इसका मतलब है कि +4 होगा तो 2 1 3 1 4 ये चारों इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा। तो इन सब में 0 0 0 ऑक्सीकरण अवस्था शो होगा। तो जो 4F0 है ये ज़्यादा स्टेबल होगा इसकी तुलना में। तो 4F0 4F1 की तुलना में ज़्यादा स्थायी रहता है, इसलिए यहाँ पे ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था शो करेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 2+ भी शो करता है। उस स्थिति में क्या होगा, केवल यही दोनों इलेक्ट्रॉन को दान करेगा और 5D1 और 4F1 रहेगा। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि जो Ce4+ स्थायी विन्यास को प्राप्त करेगा। इन तीनों को देखने से पता चल रहा है कि ओनली आप यहाँ पे Ce4+ ही है जो स्थायी विन्यास वाली अवस्था को यहाँ पे प्राप्त करता है। उसके बाद आगे देखेंगे Tb65। Tb65 का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग अभी जो सारणी इससे पहले देखे हैं वहाँ से उठा के ले लोगे तो क्या होगा, 4F9 5D0 और 6S2। तो यहाँ पे जो Tb है इसमें 2 रहता है 6S में, फिर जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो किस में जाएगा, 4F9 में जाता है। और यहाँ पे अगर इसका ऑक्सीकरण अवस्था देखेंगे तो Tb है 4+ शो करता है। क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसमें कितना बचेगा, 7 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन बचेगा तो क्या हो जाएगा, अर्धपूरित विन्यास ये बनाएगा और ज़्यादा स्थायी होगा, इसलिए जो Tb है 4+ वाला विन्यास प्रदर्शित करेगा। यहाँ से 2 माने कि 4 इलेक्ट्रॉन निकल करके ये क्या बनाया, 4+ बनाया और 4F जो है 7 ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे शो होगा। इन दोनों में आ जाएगा 0 0। तो ये है अर्धपूरित एक कक्षक, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्थायी Tb4+ के रूप में रहेगा। अब यहाँ पे 65 था तो 4 इलेक्ट्रॉन दान किया तो 61 बचा। इसमें भी पहले 58 था तो 4 इलेक्ट्रॉन दान किया तो 54 बचा है। उसके बाद अगला आता है Pr59। ये जो है 4F, ये 4+ अवस्था नहीं देता है। यह समझना कठिन है, यह अपवाद कहलाएगा। जो Pr है यह है 4+ अवस्था नहीं देता है, क्योंकि यहाँ से देख लेते हैं जो Pr है ये 4+ अवस्था नहीं देता है, क्योंकि इसमें का 2 और इसमें का 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो 4F में केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो इसको डिटेल से नहीं बताया है, पर ये पता चलता है कि जो Pr है यहाँ पर वह 4+ अवस्था नहीं देता है। उसके बाद बताया गया है EU को, तो इसमें इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरा रहता है, 4F में 7, 5D में 0 और 6S में 2। तो यहाँ से ये क्या शो करेगा, यहाँ से देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन को अगर दान करता है तो इस पे 7 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, अर्धपूरित विन्यास, जिसके कारण ये स्टेबल हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। तो ये हमेशा क्या शो करेगा, +2 ऑक्सीकरण अवस्था शो करेगा और इन दोनों को दान करके 4F7 वाले में स्टेबल रहेगा। इसी प्रकार से जो YB70, YB जो है इसमें देखो 70 वाले में 6S में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन है और 4F में क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन रहता है। क्योंकि 6S के भरने के बाद कौन सा भरेगा, 4F वाला कक्षक भरेगा और 4F कक्षक वाले के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके बाद 4F भरता है, 4F के बाद जो इलेक्ट्रॉन है 5D में जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ तक 70 पूरा हो गया, तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है। तो YB भी क्या करेगा, इन दोनों को अगर दान कर देता है तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था शो करेगा और जो 14 है इसमें क्या हो जाएगा, पूर्ण पूरित स्थायी विन्यास बनाएगा। तो YB +2 ऑक्सीकरण अवस्था में 68 इलेक्ट्रॉन रख करके स्टेबल पूर्ण पूरित ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो उसी को यहाँ पे बताया है EU2+ और YB2+ स्थायी अवस्था होती है। तो यहाँ पे अगर आप लोग याद करोगे तो इन सब को पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे जो 5D में इलेक्ट्रॉन गया है, जैसे इसमें 5D में 1 अपवाद स्वरूप,
इसमें 5D में 1, इसको याद कर लेना है। उसके बाद ये जो ऑक्सीकरण अवस्था वाला है कि ऐसा क्यों शो करता है, ये कारण वाले को याद करना है, तो इसको याद करना पड़ेगा। और जो 5D में 1 जाता है और इसमें भी 5D में जाता है, इसको याद करना है। तो जो 5D वाला है सीरियम, उसके बाद जाएगा GD वाला, क्योंकि ये स्टेबल ऑक्सीकरण अवस्था बनाता है इसलिए ये इसमें GD में जाता है। इसी प्रकार से जो 14 वाला रहता है इसमें भी GD में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ को अच्छे से इसको देखना है ऑक्सीकरण अवस्था वाले को। उसके बाद अगला इसमें दिया है ऑक्सीकरण, जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाले हैं Sm2+, Eu2+ और Yb2+। ये अच्छे अपचायक रहते हैं और अपने आप ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं, और अपचायक है तो इलेक्ट्रॉन को दान करेंगे। तो 2+2+ है तो ये अपने आप इलेक्ट्रॉन को दान करके क्या करेंगे, Sm3+, Eu3+ और Yb3+ में चेंज हो जाएंगे। उसके बाद अगला जी है इसका रंग। तो सभी जो लैंथेनाइड है रंगीन प्रकार के आयन बनाते हैं और इसका जो भी साल्ट रहेगा उसका विलयन कलरफुल होता है। ऐसा इसलिए पाया जाता है क्योंकि इसमें जो 4f ऑर्बिटल है, 4f ऑर्बिटल में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखने से पता चलता है कि सबका जो 4f ऑर्बिटल है आधा आधा भरा हुआ है, खाली है। तो इसमें जो 4f ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा रहता है, जिसके कारण अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन है f प्रकार का संक्रमण प्रदर्शित करते हैं और यह संक्रमण जो है दृश्य क्षेत्र में ऊर्जा का, यहाँ पे दृश्य क्षेत्र में ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, जिसके कारण इसमें कलर शो होता है। तो जो भी खाली ऑर्बिटल रहेंगे उसमें क्या होगा, एक f का ऑर्बिटल उत्तेजित होकर के दूसरे f में चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा f से f में ही स्थानांतरित होता है, उसको बोलते हैं f संक्रमण। एक f कक्षक से दूसरे f कक्षक में गति कर सकता है तो उसको बोलेंगे f संक्रमण, जिसके कारण ये विभिन्न प्रकार के कलर शो करेंगे, जैसे हरा, गुलाबी, पीला, इस प्रकार से। तो ये होता है f कक्षक के खाली होने के कारण और उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण। उसके बाद अगला दिया गया है अनुचुंबकीय गुण। तो जो अनुचुंबकीय गुण है इसमें F ब्लॉक के जो तत्व हैं उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होगा, उसमें अनुचुंबकीय गुण पाया जाएगा। तो जिसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा वह अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। लैंथेनम आयन La3+ के रूप में लैंथेनाइड का अंतिम जो प्रथम तत्व La3+ है लैंथेनम का, और लैंथेनाइड का जो अंतिम तत्व है ल्यूटेशियम Lu3+, ये दोनों क्या रहते हैं, प्रतिचुंबकीय अवस्था में रहेंगे, क्योंकि इनका जो विन्यास है La3+ का क्या होता है, 4f में 0 इलेक्ट्रॉन रहता है, और जो Lu3+ है इसमें 4f में 14 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है, जिसके कारण La3+ क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। और जो Lu3+ है इसमें 14 इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ है, माने सब का सब इलेक्ट्रॉन इसका युग्मित है, युग्म के रूप में है, अयुग्मित नहीं है, जिसके कारण ये प्रतिचुंबकीय होगा। अब आगे बताया गया है आयनन एंथैल्पी और विद्युतीय लक्षण। तो जो सभी लैंथेनाइड हैं उनकी आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है, इसलिए ये अच्छे विद्युत धनी तत्व होते हैं। माने आयनन एंथैल्पी का मान कम है क्योंकि इसमें बाहरी कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, और आयनन एंथैल्पी का जो मान है, आयनन एंथैल्पी के साथ साथ इसका जो आकार भी बड़ा होने के कारण ये क्या करता है, इनको विद्युत धनी प्रकृति की बनाता है। क्योंकि बड़ा आकार होगा तो नाभिक से दूरी बढ़ेगी और बाहरी कक्षक से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड विभव का मान और इसको दिया है, इसको नहीं देखोगे फिर भी चलेगा क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब अगला देखते हैं परमाणु और आणविक त्रिज्या। तो जो लैंथेनाइड की परमाणु है और इनके त्रिसंयोजी आयन, त्रिसंयोजी आयन का मतलब है जो M3+ देखे थे उसकी आणविक त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या माने कि जो लैंथेनाइड की परमाणु त्रिज्या है वो आएगी और आणविक त्रिज्या में क्या आएगा 3+ वाली त्रिज्या। तो इन दोनों की जो आणविक त्रिज्या है परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ क्या होता जाता है, कमी होता जाता है। जैसे जैसे क्या होगे हम लोग, यह लेफ्ट साइड, लेफ्ट से कहाँ जाएंगे, राइट की ओर जाएंगे, या फिर बाएं से कहाँ जाएंगे, दाएं की ओर जाएंगे। तो क्या होगा, लैंथेनाइड संकुचन के कारण इनके आकार में कमी होता जाता है। तो जैसे हर बार होता है आवर्त सारणी में इधर से इधर जाते हैं तो क्या होता है, आकार में कमी होता जाता है, छोटा होता जाता है आकार। तो यहाँ पे लैंथेनाइड पढ़ रहे हैं तो इसमें जो आकार में कमी होता है उसको बोला जाता है लैंथेनाइड संकुचन। तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ता जाएगा क्या होगा, M3+ आयनों की आणविक त्रिज्या में हमेशा कमी होती जाएगी। यही कमी क्या कहलाएगी, लैंथेनाइड संकुचन कहलाती है। माने जो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो धीरे धीरे इसके जो आणविक त्रिज्या का मान है उसमें क्या हो जाएगा, कमी होगा, और परमाणु त्रिज्या के मान में भी कमी होगा। उसको क्या बोलेंगे, लैंथेनाइड संकुचन। तो लैंथेनाइड की जो परमाणु त्रिज्या है उसमें कुछ अनियमितताएं पाई जाती है, लेकिन अगर हम लोग लैंथेनम से यहाँ तक जाएंगे LU तक, माने यहाँ से जो लैंथेनम यहाँ रहता है, लैंथेनम से कहाँ तक जाएंगे, इधर LU तक जाएंगे, तो जो M3+ आयन की आणविक त्रिज्या नियमित कमी होती जाती है। इस प्रकार जो लैंथेनाइड संकुचन है इन तत्वों के जो M3+ आयन है आणविक त्रिज्याओं के लिए भी एक विशेषता होती है। तो इसी को बोला जाता है लैंथेनाइड संकुचन। इसमें अब जो 4F सीरीज का है लैंथेनाइड सीरीज, उसमें यहाँ परिभाषा रूप में दिया है, बाएं से दाएं जाएंगे, वही बताइए अभी, लेफ्ट से राइट या फिर बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या और आणविक त्रिज्या दोनों कम होते जाते हैं। माने कि लैंथेनाइड श्रेणी में उत्तरोत्तर तत्वों के आकार में संकुचन होता है, इसी को बोला जाता है लैंथेनाइड संकुचन या फिर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो परमाणु त्रिज्या कुछ अनियमितता दर्शाती है, लेकिन जो आणविक त्रिज्या का मान है हमेशा कम होते जाता है। तो यहाँ पे लैंथेनाइड संकुचन इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में इसको पूछा जाता है, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना। और वही है परमाणु और आणविक त्रिज्या दोनों का मान कम होते जाएगा, उसी को बोलते हैं संकुचन, क्योंकि संकुचित होकर के छोटा होता जाता है। तो जो परमाणु त्रिज्या है उसमें कहीं कहीं पे अपवाद स्वरूप छोटा होता रहता है, फिर बढ़ जाता है, फिर छोटा होता है, लेकिन जो आणविक त्रिज्या है वो क्या होगा, कंटिन्यू छोटा होता जाता है। तो इसी को बोलते हैं लैंथेनाइड संकुचन। अब यहाँ पे कारण बताया गया है कि जो लैंथेनाइड संकुचन के कारण, तो लैंथेनाइड में आगे बढ़ने पर कक्षकों की संख्या वृद्धि नहीं होती है। वही है जिसको पहले हम लोग कई बार देख चुके हैं। जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो परमाणु क्रमांक तो बढ़ता है, लेकिन आकार कक्षक की संख्या नहीं बढ़ती है। तो बाहरी कक्षक में ही ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, जिसके कारण नाभिक से उनका आकर्षण बढ़ के क्या हो जाएगा, आकार में कमी होगी। तो जाते हैं तो वृद्धि नहीं होती है आकार में। अतः 6s के इलेक्ट्रॉन ही निश्चित करते हैं कि एक एक करके परमाणु क्रमांक में जो वृद्धि होगी नाभिकीय आवेश को बढ़ा देगा। अब 6s के अंदर वाला जो F रहेगा उसमें क्या होगा, एक एक करके परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा, जिसके कारण 4F में जाकर इसमें आवरण प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। और जो 4F का आकार यहाँ पे कैसा रहता है, डिफ्यूज्ड शेप्ड रहता है। 4F की जो आकृति है विस्तृत प्रकार का है या डिफ्यूज्ड प्रकार का है, तो ऐसा करने से इनको रोकता है, आवरण प्रभाव इसमें शो नहीं हो पाता है। अगर आवरण प्रभाव यहाँ पे रहता तो कुछ हद तक संकुचन को रोका जा सकता था।
लेकिन यहाँ पर डिफ्यूज आकार के कारण आवरण प्रभाव शो नहीं होता है, जिसके कारण जो 6s का इलेक्ट्रॉन है नाभिक की ओर अधिक आकर्षित होने लगते हैं, जिसके कारण 6s का आकार लगातार छोटा होने लगता है और इसी को बोला जाता है लेंथेनाइड संकुचन। जो L3+ से Lu3+ तक कुल संकुचन का मान 0.9 एंगस्ट्रॉन का हो जाता है और यह एक एक करके होने वाले संकुचन के योग के बराबर होता है। यहाँ से यहाँ तक अगर संकुचन देखेंगे तो 0.9 एंगस्ट्रॉन का हो जाएगा और यह एक एक करके होता है। अब दिया गया है लेंथेनाइड संकुचन के परिणाम। तो यहाँ पे पहला है 4D और 5D श्रेणी के तत्वों में समूह के दोनों तत्वों की त्रिज्याओं में समानता। तो देखो 4D कहाँ पे है, ऊपर है, और 5D उसके नीचे है। तो लेंथेनाइड संकुचन के कारण क्या होता है, 4D और 5D दोनों श्रेणी के जो संक्रमण तत्व हैं उनमें एक ही समूह को देखेंगे तो ऊपर वाला तत्व और नीचे वाले तत्व दोनों की त्रिज्या का मान क्या होता है, लगभग समान हो जाता है। यह है लेंथेनाइड संकुचन का पहला रिजल्ट या उसका परिणाम। इसका डिटेल अगर नहीं देखोगे फिर भी चलेगा, मेन को देखते चलना। अब उसके बाद इसी में अगला दिया हुआ है दूसरा कि जो लेंथेनाइड तत्वों के पृथक्करण में कठिनाई। लेंथेनाइड संकुचन के कारण आकार छोटा होता जाता है, जिसके कारण लेंथेनाइड जो तत्व रहेंगे उनके पृथक्करण में या उनको अलग अलग करने में कठिनाई होती है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या के बजाय उनके आकार में कमी आएगी। परमाणु त्रिज्या के बजाय उसमें क्या होती है, अल्प मात्रा में कमी आती है। फिर भी 14 समूह के जो तत्व हैं उसमें क्या होगा, लेंथेनाइड संकुचन के कारण अधिक अंतर नहीं पाया जाएगा। इस कारण इसमें इन्हें अलग करके शुद्ध धातु प्राप्त करना कठिन हो जाता है। तीसरा इसका इफेक्ट है जो हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति में परिवर्तन। तो जो भी हाइड्रोक्साइड है बनता है लेंथेनाइड के द्वारा, उनमें क्या होगा, लेंथेनाइड संकुचन के कारण लेंथेनम 3+ और ल्यूटेशियम 3+ तक आणिक त्रिज्या के मान में क्या होगी, कमी होगी, जिसके कारण आणों की जो ध्रुवण क्षमता का मान है या फिर पोलराइजिंग पावर जिसको बोलते हैं, वह जिसका ज़्यादा छोटा आकार होगा उसकी ध्रुवण क्षमता उतनी ही ज़्यादा रहेगी। तो ध्रुवण क्षमता का मान बढ़ जाता है और लवणों में सहसंयोजी प्रकृति, यहाँ पे सहसंयोजी जो प्रकृति है वह बढ़ती है और क्षारीय प्रकृति का मान घटता जाता है। इसी कारण धातु के जो हाइड्रोक्साइड हैं, जैसे लेंथेनम का लेंथेनम हाइड्रोक्साइड सबसे अधिक और जो ल्यूटेशियम का हाइड्रोक्साइड है वो क्या होगा, सबसे कम क्षारीय प्रकृति का होता है। तो यहाँ पे लेंथेनाइड संकुचन के कारण क्या होगा, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, उसके बाद हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रकृति में भी परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद आगे दिया गया है लेंथेनाइडों के भौतिक गुण। तो इसको अगली क्लास में देखेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक।